आइए आज की इस कक्षा में हम बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवातों के बारे में। इससे पिछली कक्षा में हमने चक्रवात और प्रति चक्रवातों के बारे में पढ़ा था। हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि कैसे पहचानते हैं कि समदाब रेखाओं को देखने मात्र से ये पता चले कि ये दक्षिणी गोलार्ध का चक्रवात है अथवा उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि ये शीतोष्ण चक्रवात है अथवा उष्णकटिबंध का चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। हमने इन सब के बारे में पिछली कक्षा में जाना और समदाब रेखाओं और पवन प्रवाह की दिशा के आधार पर हम ये बता रहे थे कि अमुक चक्रवात शीतोष्ण है, अमुक चक्रवात उष्णकटिबंधीय है, या ये चक्रवात जो है वो उत्तरी गोलार्ध का है अथवा दक्षिणी गोलार्ध का। आज हम बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवातों के बारे में। और ये शीतोष्ण चक्रवातों के बारे में हम ये देखना चाहते हैं कि शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत बताए गए हैं, किस प्रकार उत्पन्न होते हैं ये शीतोष्ण चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन। देखिए, टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति को समझाने के लिए पुस्तकों में और अनेक प्रकार के चित्र दिखाए जाते हैं। कई बार वाताग्रहों के चित्रों की बात होती है और हमने जैसा कि आपको इसमें कुछ चित्र दिखाए भी थे और उन चित्रों में आपको बताया था कि वाताग्रह कैसे होते हैं, वाताग्रहों का निर्माण की बात भी आपको बताई थी कि सामान्यतः वाताग्रहों का निर्माण कैसे होता है, वाताग्रहों को किस प्रकार दर्शाया जाता है, ये भी आपको कुछ चित्रों के माध्यम से बताया। विशेषतः आपको ध्यान हो जब हम ये बता रहे थे कि वाताग्र का व्यवहार जिसके सहारे शीत वायु राशि यानी ठंडी वायु राशि सक्रिय होती है तो वो शीत वाताग्र बन जाता है, काल्ट फ्रंट बनता है। और वो वाताग्र का वह भाग जिसके सहारे गर्म वायु राशि सक्रिय होती है तो वहाँ पर उष्ण वाताग्र बनता है। और उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र कैसे होते हैं, इवन हमने आपको दिखाया कि आपने पीछे चित्र में देखा होगा कि जब ठंडी वायु राशि सक्रिय होती है और ठंडी वायु राशि किसी गर्म क्षेत्र में पहुंचती है तो जीवाकार अथवा उत्तल आकार की फ्रंट का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब गर्म वायु राशि किसी ठंडी क्षेत्र में पहुंचती है तो अवतलाकार अथवा स्लांटिंग स्लोप वाले यानी एक ढालनुमा उसका वाताग्र का निर्माण होता है। आज हम इस कक्षा में शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही शीतोष्ण चक्रवातों में कैसा मौसम रहता है ये भी हमको देखना है। यहाँ जब हम चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो आपको शायद पता हो कि हम 3 सिद्धांत हमें बताए जाते हैं कि जो चक्रवातों की उत्पत्ति समझाते हैं। 3 सिद्धांतों के नाम जिनमें से आप देख रहे हैं तापजन्य मत है, गतिक मत है और वाताग्र लहर सिद्धांत है। ये 3 जो नाम आए इनमें से अगर हम एक एक पर छोटी छोटी चर्चा करें तो तापजन्य मत का उपयोग ये बताया गया है कि जब गर्म और ठंडी वायु राशियाँ परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उन एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण से क्या होता है कि उनसे उनके बीच में तापीय ऊष्मा का आदान प्रदान होता है और जिससे तापजन्य आधार पर तापजन्य मतानुसार इनका चक्रवातों का जन्म होता है। दूसरा बताया गया था गतिक सिद्धांत की बात की थी कि गतिक सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार वायु राशियों का जन्म होता है। आइए और तीसरा वाताग्र लहर की जब बात की गई इसमें से देखिए हम 3 नाम यहाँ देखते हैं कि अभी हम गतिक की बात कर रहे थे और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि तापीय जो मत है किस प्रकार वायु राशियों का अभिसरण और किस प्रकार चक्रवातों की उत्पत्ति बताता है तो देखिए ग्रीष्म काल में महाद्वीपों पर चूंकि अपेक्षाकृत महाद्वीप गर्म रहते हैं और सागरीय भाग ठंडा रहता है। ऐसी स्थिति में हम तुलनात्मक देखेंगे तो महाद्वीपों पर अपेक्षाकृत अधिक तापमान रहने के कारण से वहाँ पर अपेक्षाकृत न्यून दाब उत्पन्न हो जाता है, जबकि इसके समीपवर्ती सागरीय भाग में चूंकि वहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत कम है तो दाब अपेक्षाकृत अधिक रहेगा। ध्यान दीजिए, महाद्वीपीय भाग पर न्यून दाब और सागरीय भाग पर उच्च दाब होने के कारण से क्या होता है कि सागर से स्थल भाग की ओर या महाद्वीपों की ओर पवनों का प्रभाव होता है, जिसके साथ साथ वायु राशियाँ भी संचरित होने लगती हैं, उस ओर जाने लगती हैं। और इस दशा में जब उनका इनवर्ड मूवमेंट यानी अंदर की ओर महाद्वीपों की ओर जब प्रभाव होने लगता है तो ऐसी स्थिति में जो चक्रवात जन्म लेते हैं वो उन्हें हम तापीय चक्रवात कहते हैं। और गतिक जो चक्रवात हैं उनकी जो उत्पत्ति कब होती है जब गर्म व ठंडी वायु राशियों का अभिसरण होता है, जब वो आपस में परस्पर मिलती हैं तो इनका उपसरण तो इन चक्रवातों का जन्म होता है। एक बार फिर वापस हम समझते हैं कि जब ठंडी व गर्म वायु राशियाँ
परस्पर अभिसरित होती हैं, जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनका अभिसरण होता है, और उस अभिसरण की क्रिया द्वारा जिन चक्रवातों का जन्म होता है वे गतिक चक्रवात होते हैं, जो सामान्य घटना है चक्रवात जनन की। लेकिन दूसरी तरफ तापीय जन्य जो चक्रवातों की उत्पत्ति बताई गई है, उसके लिए ये बताया जाता है कि जब ग्रीष्म काल में महाद्वीपों पर तापमान चूंकि वहाँ पर अधिक रहता है, ग्रीष्म काल में महाद्वीपीय भाग थल भाग अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं और सागरीय भाग अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं, तो थल भाग पर यानी महाद्वीपीय भाग पर तापमान अधिक और सागरीय भाग पर तापमान कम रहता है। इसके विपरीत क्या होता है, दाब की स्थिति उल्टी होती है। दाब का देखेंगे तो चूंकि महाद्वीपों पर तापमान कम है, महाद्वीपों पर तापमान अधिक है, इसलिए वहाँ पर दाब कम होगा, और सागरों पर चूंकि तापमान कम है तो वहाँ पर दाब अधिक होगा। और इस नाते से, इस रिश्ते से, इस परिणाम पर क्या होता है कि सागरीय भाग से महाद्वीपों की ओर पवनों का प्रभाव होने लगता है, जिसके साथ साथ वायुराशियाँ भी महाद्वीपों की ओर चलने लगती हैं। और जब ये केंद्राभिमुख रूप में जब इन वायुराशियों का महाद्वीपीय भागों की ओर पलायन होता है, गति होती है, स्थानांतरण होता है, तो ऐसी स्थिति में जो चक्रवात जन्म लेते हैं वे तापीय जन्य चक्रवात होते हैं, क्योंकि ये चक्रवात तापमान में अंतर के कारण जन्म ले रहे हैं। इसी प्रकार हम शीतकाल में देखें तो शीतकाल में महाद्वीपीय भाग ठंडे रहते हैं, यानी वहाँ तापमान कम रहता है, और अपेक्षाकृत सागरीय भाग पर तापमान अधिक रहता है। परिणाम क्या होगा कि महाद्वीपीय भागों पर शीतकाल में दाब अधिक और सागरीय भाग पर दाब कम रहेगा, यानी सागरीय भाग न्यून दाब क्षेत्र बनने लगते हैं। परिणामतः महाद्वीपों से महासागरों की ओर और सागरीय भागों की ओर पवनों का संचरण होने लगता है, जिनके साथ साथ वायुराशियाँ भी स्थानांतरित होती हैं। और इस तापांतर के कारण शीतकाल में जो चक्रवात जन्म लेते हैं उन्हें फिर तापीय चक्रवात कहा जाता है, या तापीय मतानुसार इन चक्रवातों की उत्पत्ति को समझाया जाता है। एक और चक्रवात, जिन द्वितीयक चक्रवातों की बात की जाती है, ये चक्रवात दोनों ही रूपों में बन सकते हैं। सामान्यतः इनकी उत्पत्ति गतिक चक्रवातों के बाद होती है। चूंकि इनकी उत्पत्ति मुख्य चक्रवात के बाद होती है, इसलिए इन्हें द्वितीयक चक्रवात कहा जाता है। लेकिन उत्पत्ति का कारण क्या है, जब मुख्य चक्रवात के अवसान पश्चात जब वायुराशियाँ समांतर परंतु ऊर्ध्वाधर यानी एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार आ जाती हैं, एक वायुराशि जो ठंडी वायुराशि है वो नीचे रहेगी क्योंकि भारी है इसलिए वो नीचे चलती है, और गर्म वायुराशि ऊपर चलती है। और जब ये वायुराशियाँ इस प्रकार समांतर ऊर्ध्वाधर क्रम में संचरित होती हैं और जब ये संचरित होते हुए सागरीय भागों के ऊपर पहुँच जाती हैं, तो चूँकि ध्यान दीजिए नीचे की वायुराशि ठंडी है और सागर का जल अपेक्षाकृत गर्म है, तो जब ये ठंडा वायुराशि वाला भाग सागरों के ऊपर से गुजरता है तो फिर तापांतर की स्थिति आ जाती है। और इस तापांतर के कारण से क्या होता है कि वहाँ पर फिर एक न्यून दाब का केंद्र बन जाता है, या जिसे कहेंगे कमजोर न्यून दाब की स्थिति कहीं ना कहीं आ जाती है, और परिणामतः एक क्षीण चक्रवात जन्म ले लेता है। और ये क्षीण चक्रवात जो कमजोर चक्रवात होते हैं इन्हें द्वितीयक चक्रवात कहा जाता है। तो देखिए, ये जो हम आपको चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में जो मत बता रहे हैं, इनकी स्थिति जो बताई गई है, तो इनमें से वाताग्र लहर सिद्धांत जो है, जिसे ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत भी कहा गया है, इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो शीतोष्ण चक्रवातों यानी गतिक चक्रवात जिनकी हम बात कर रहे थे अभी तक, गतिक मत के अनुसार जिनकी बात कर रहे थे, उनकी उत्पत्ति के लिए जो सिद्धांत दिया गया उसे ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत या पोलर फ्रंट थ्योरी कहते हैं। इसे पोलर फ्रंट थ्योरी, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो बर्कनीज ने किया था। बर्कनीज द्वारा दिया गया ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ध्यान दें, जब दो तापीय भिन्न वायुराशियों का क्षैतिज समांतर प्रवाह होता है, जो आपको इससे पहली कक्षा में बताया गया था कि चक्रवात जनन के लिए क्या आवश्यक है। चक्रवातों का जन्म कब होता है, जब कम से कम दो वायुराशियां जो अपना किसी न किसी रूप में भिन्नता रखती हैं, यानी या तो उनमें ताप भिन्नता होगी अथवा उनमें आर्द्रता भिन्नता होगी। जब ये दो तापीय भिन्न स्वभाव वाली वायुराशियां जब अपसरित होती हैं तो गतिक चक्रवात बनते हैं, जिन्हें और शीतोष्ण चक्रवात अधिकांशतः जो समझाए गए हैं वो गतिक चक्रवात के रूप में ही समझाए गए हैं, जिन्हें ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत समझाता है। तो इन शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है कि इसके लिए दो तापीय भिन्न वायुराशियों का क्षैतिज समांतर प्रवाह होना चाहिए। और जब क्षैतिज समांतर प्रवाह होगा और वो वायुराशियाँ एक दूसरे के समांतर जब प्रभावित होने लगती हैं तो इनके बीच में वाताग्र जन्म लेते हैं। यहाँ आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि चक्रवात की उत्पत्ति से लेके चक्रवात की उत्पत्ति, जिसे हम चक्रवात जनन कहते हैं, इसे
अंग्रेजी में साइक्लोजेनेसिस कहा जाता है। तो चक्रवात जनन से लेकर और चक्रवात अवसान यानी चक्रवात की समाप्ति, जिसे अंग्रेजी में साइक्लोलाइसिस कहा जाता है। तो ये चक्रवात जनन से लेकर चक्रवात अवसान की जो अवस्थाएं हैं, उनमें कुल 4 प्रकार के वाताग्रोहों का निर्माण होता है। ध्यान दें, एक चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर उसके अवसान होने तक कुल 4 प्रकार के वाताग्र बनते हैं। 4 प्रकार के वाताग्रोहों का जन्म होता है, निर्माण होता है। और वो कौन कौन से 4 वाताग्र हैं, आप देखिए। सबसे पहला आप देख रहे हैं, इनमें से जो पहला वाताग्र है वो है स्थिर वाताग्र, जिसे स्टेशनरी फ्रंट कहा जाता है। ये एक रेखिक होता है। पहला वाताग्र स्थिर वाताग्र या स्टेशनरी फ्रंट है। दूसरा जो वाताग्र है, जिसे आप देख रहे हैं, उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट कहलाता है। तीसरा वाताग्र शीत वाताग्र या काल्ट या कोल्ड फ्रंट कहते हैं। और चौथा वाताग्र है अधिविष्ट या संरोधित वाताग्र, जिसे ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के वाताग्र निर्मित होते हैं एक चक्रवात के अंदर, उसकी उत्पत्ति से लेकर अवसान की अवस्था तक। यहाँ अगर हम चित्रों के रूप में देखें तो देखिए, ये आपको 4 चित्र दिखाए गए हैं। और ये 4 चित्र, अगर केवल हमें चित्र दिखाया गया हो किसी मौसम मानचित्र में, तो हम उसके आधार पर भी वाताग्रों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वाताग्र निर्मित हो रहा है। यहाँ देखिए, इस वाताग्र की हम बात करते हैं, जो नीले रंग में आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो वाताग्र है ये शीत वाताग्र है, जिसमें इस प्रकार की त्रिकोण आकृतियां दिखाई जाती हैं। ये शीत वाताग्र को दिखाता है। जबकि जहाँ गोलाकार आकृतियां इस प्रकार दिखाई जाती हैं, उन्हें हम उष्ण वाताग्र के लिए उपयोग में लाते हैं। ये उष्ण वाताग्र है। यहाँ रंगों का भेद नहीं है। ये सारे चित्र जो है एक ही तरह की शाही यानी काले रंग से भी दिखाए जा सकते हैं। अंतर केवल इनकी रचना के आधार पर। आप रचना देखें, एक में त्रिकोणीय रचनाएं हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये शीत वाताग्र है, इसमें त्रिकोणीय रचना है, शंक्वाकार। यहाँ पर ये अर्धवृत्ताकार रचनाएं आप जो देख रहे हैं, गोलाकार अर्धगोला जो देख रहे हैं, ये उष्ण वाताग्र को दर्शाता है। तीसरी जो रचना आप देख रहे हैं वो देखिए, ये स्थिर वाताग्र और संरोधित वाताग्र दिखाए हैं। जब दोनों ही रचनाएं रेखा के एक ओर बन जाएंगी, ये शंक्वाकार भी और ये अर्धगोला भी, तो ये संरोधित वाताग्र को दर्शाएगा। जबकि एक रचना एक तरफ और दूसरी रचना दूसरी तरफ बन जाएगी, तो ये स्थिर वाताग्र को दिखाएगा। और इस प्रकार ये वाताग्रों का निर्माण, 4 प्रकार के वाताग्र इसमें बनते हैं। यहाँ ये चित्र ये बता रहा है कि आई एम वार्म हियर। देखिए, एक जो ऊपर की ओर चढ़ रहा है वो प्रकृति बता रहा है, क्योंकि गर्म वायु जो है वो गर्म होने के कारण से हल्की होती है, उसमें उठने की प्रकृति होती है, वो यांत्रिक विधि से ऊपर की ओर उठती है। जब कोई भी मार्ग में उसके बाधा आ जाती है, वो बाधा पर्वतीय बाधा हो सकती है। वो बाधा जो है वो उनकी मार्ग में कोई, जैसे ठंडी वायु पहले से बैठी हुई है, कोई ऐसा शीतल क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र आ गया, बर्फीला क्षेत्र आ गया, जहाँ पहले से वायु है, पवन नहीं है लेकिन वायु है और वो ठंडी है। ऐसे क्षेत्र में यदि गर्म पवन कभी प्रवेश करती है, तो क्या होगा, वो गर्म वायु ठंडी होने के कारण, गर्म पवन जो है वो ठंडी होने के कारण वो ऊपर की ओर उठने लग जाएगी, स्वतः ऊपर की ओर उठेगी। जबकि ठंडी वायु चूंकि भारी होती है, सघन होती है, इसलिए उसमें नीचे बैठने की प्रवृत्ति होती है। जब कभी गर्म प्रदेश में ठंडी पवन प्रवेश करती है, तो वहाँ से वो गर्म वायु को विस्थापित करने लगती है और खुद नीचे धरातल के समीप जाकर बैठ जाती है। ये चूंकि दोनों अलग अलग प्रकार की पवनों की अलग अलग प्रकृति है, इसलिए इस चित्र में भी वही दिखाया गया है कि गर्म जो पवन है उसको, उसमें हल्की है और उसमें वो ऊपर उठने की प्रकृति है। इसलिए जैसे ही मार्ग में ठंडी वायु उनके में आई, तो वो ऊपर की ओर उठ रही है, और जबकि ठंडी वायु नीचे बैठी हुई है। आई एम कोल्ड एयर एंड आई एम वार्म एयर। ये देखिए, ये गर्म वायु ऊपर की ओर उठ रही है, जबकि ठंडी वायु नीचे की ओर बैठी हुई है। यहाँ हम जो आपको जो चक्रवात जनन की बात कर रहे थे कि चक्रवात जनन पूर्व स्थिर वाताग्र का निर्माण 2 तापीय भिन्न राशियों का क्षैतिज समांतर प्रभाव होने के कारण, यहाँ ये एक चीज़ बताई जा रही है आपको कि जो चक्रवात जनन में जब हम कह रहे थे कि 4 प्रकार के वाताग्र बनते हैं, लेकिन यहाँ एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि एक चक्रवात जनन की अवधि, जो पूरी एक चक्रवात की जो अवधि होती है, पूरी जो आयु होती है, चक्रवात जनन से लेके चक्रवात अवसान तक की जो स्थिति है, उसमें क्या होता है कि स्थिर वाताग्र का निर्माण 2 बार होता है। हम आपको चित्र में भी दिखाएंगे कि कैसे स्थिर वाताग्र 2 बार बनते हैं। लेकिन जब दोनों बार बनते हैं तो उनके बनने की जो कारण है वो दोनों बार अलग अलग हैं, और उन दोनों अवस्थाओं में जो गर्म और ठंडी वायु राशियों का जो क्रम है और जो उनकी जो स्थिति है वो भी अलग अलग हो जाती है। तो आपको ये बताया गया है इसमें, ध्यान दीजिए कि जब चक्रवात जनन से पूर्व यानी प्रारंभ में ही जब इसका स्थिर वाताग्र का निर्माण होता है, तब क्या होता है
कि तब दोनों वायुराशियां जो है वो धरातल पर चल रही होती हैं और समांतर होती हैं, यानी क्षैतिज समांतर होती हैं, वो धरातल पर एक दूसरे के समांतर चलती हैं। जबकि चक्रवात अवसान के बाद, चक्रवात जब समाप्त हो जाता है तब फिर वापस वो समांतर प्रभावित होने लगती हैं। चक्रवात अवसान के बाद वे पुनः समांतर प्रभावित होने लगती हैं, लेकिन उस स्थिति में क्या होता है, तब वो वायुराशियां एक दूसरे के ऊपर आ चुकी होती हैं, यानी तब वो ऊर्ध्वाधर समांतर होती हैं। दोनों स्थितियों को अलग अलग समझें आप। देखिए, जब दो वायुराशियां चल रही हैं, एक ठंडी वायुराशि जो इधर से जा रही है आगे की ओर, एक गर्म वायुराशि जो आगे से इधर आ रही है, ये क्षैतिज समांतर अवस्था है, जब दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं लेकिन धरातल पर हैं। और जब चक्रवात समाप्त हो जाता है तब एक वायुराशि ऊपर चढ़ जाती है जो गर्म वायुराशि होती है और दूसरी नीचे होती है धरातल पर, तब वो ऊर्ध्वाधर समांतर होती हैं और उस अवस्था में फिर स्थिर वाताग्र का निर्माण होता है। तो दो बार स्थिर वाताग्र बनता है, पर दोनों बार वायुराशियों के प्रभाक्रम, उनकी अवस्थिति और निर्माण का कारण जो है दोनों बार अलग अलग होता है। आइए यहाँ पर आपको हम इन चक्रवातों की जो अब रचना के बारे में बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि शीतोष्ण चक्रवातों में, यानी एक चक्रवात, कोई भी शीतोष्ण चक्रवात जब बनेगा उसकी उत्पत्ति से लेकर अवसान तक की अवधि में कुल 2 बार स्थिर वाताग्रों का निर्माण होता है। और संरोधित वाताग्र, जैसे ही संरोधित वाताग्र जब बनता है जब अवसान से पहले की अवस्था आती है, तो जब संरोधित वाताग्र का निर्माण जब प्रारंभ हो जाता है तो ये माना जाता है कि चक्रवात अवसान प्रारंभ हो गया है, यानी चक्रवात अब समाप्ति की ओर है। शीतोष्ण चक्रवात की जो उत्पत्ति से लेकर अवसान तक की जो कुल अवधि है उसको कुल 6 अवस्थाओं में बांटा जाता है। और वो 6 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, उन 6 अवस्थाओं में जब इनको बांटते हैं तो हम आपको उनको एक चित्र के माध्यम से भी दिखाएंगे। और आइए बात करते हैं प्रथम और द्वितीय अवस्था की। तो यहाँ हम आपको एक चित्र के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, जैसे हम ये मानते हैं कि ये एक ध्रुवीय क्षेत्र है, यानी ऊपर ठंडा भाग है, ठंडा भाग, और ये जो ठंडा भाग है, और ये ठंडा भाग क्या हो सकता है, ये ध्रुवीय क्षेत्र हो सकता है, ध्रुवीय क्षेत्र है या शीतोष्ण कटिबंध का ऊपरी भाग है। तो यहाँ से एक वायुराशियों का चलना होगा। और दूसरा हम ये मानते हैं कि ये उपोष्ण वाला भाग है या उष्ण वाला भाग है, जहाँ से ये जो है जो वायुराशियाँ ऊपर की ओर चलेंगी वो गर्म होंगी और नीचे से चलने वाली ठंडी होंगी। जब इधर से चलने वाली वायुराशि ऊपर की ओर चलती हैं, इस प्रकार जब ऊपर की ओर स्थानांतरण हो रहा होता है, और इसके साथ साथ ऊपरी क्षेत्रों से जो आने वाली ठंडी वायुराशि हैं, जब वो इनके समांतर क्रम में आ जाती हैं, समांतर प्रवाहित होने लगती हैं। देखिए, यहाँ दोनों वायुराशियाँ धरातल पर चल रही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के समांतर आ चुकी हैं। ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब ये समांतर आएंगी और जिस क्षेत्र में इनके समांतर क्रम होगा, प्रवाह क्रम होगा, इनके बीच में एक वाताग्र का निर्माण हो जाएगा। और ये जो रेखिक वाताग्र आप देख रहे हैं, ये ही स्थिर वाताग्र है जो इनके बीच में निर्मित हुआ है। ध्यान दीजिए, वाताग्र सदैव संक्रमण क्षेत्र होते हैं और वे वैरोक्लिनिक होते हैं प्रकृति में, यानी उनमें दाब का, ताप का और आर्द्रता का अंतर इस क्षेत्र में तीव्रता के साथ होता है। तो इनके बीच में अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये संरोधित वाताग्र का निर्माण हुआ है, ये रेखिक वाताग्र है। ऊपर से आप देख रहे हैं कि ये जो आ रही हैं ये ठंडी वायुराशियाँ हैं जो नीचे की ओर चलकर आ रही हैं, और नीचे से आप देख रहे हैं ये गर्म वायुराशियाँ हैं जो ऊपर की ओर चलकर जा रही हैं। जिस क्षेत्र में ये दोनों वायुराशियाँ समांतर प्रवाहित हो रही हैं, उस क्षेत्र में क्या हुआ है, एक वाताग्र का निर्माण, यानी इन दोनों के बीच में एक फ्रंट बन गया है, एक सीमांत बन गया है, और ये स्थिर वाताग्र कहलाता है। पुनः एक बार आपको दोहराना चाहेंगे कि इस अवस्था में, क्योंकि चक्रवात अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, ये चक्रवात जनन से पहले की अवस्था है, और इस चक्रवात जनन से पहले की अवस्था में क्या हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग प्रकृति की, तापीय अलग अलग प्रकृति की वायुराशियाँ जब समांतर प्रवाहित हो रही हैं, दोनों धरातल पर चल रही हैं, और जब दोनों धरातल पर समांतर प्रवाहित हो रही हैं तो उनके बीच में एक वाताग्र का निर्माण हो गया है जिसे हम स्थिर वाताग्र कहते हैं, और ये पहली अवस्था है। इसके बाद जैसे जैसे जब ये वायुराशियाँ ऊपर की ओर चलने लगती हैं, ये वायुराशियाँ परस्पर और बढ़ने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो फ्रंट हम देख रहे हैं इनके बीच में, जिस वाताग्र को हम देख रहे थे कि जब ये एक दूसरे की ओर समांतर आ जाती हैं, तो चूंकि ये ठंडी वायुराशि है तो ये गर्म की ओर बढ़ने लगती है, ये इधर की तरफ बढ़ेगी और ये वायुराशि ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी, तो इनमें इस प्रकार झुकाव होने लगता है।
और ये जो वायुराशि है, दूसरी जो वायुराशि जो हम गर्म वायुराशि देख रहे हैं, वो इस प्रकार आगे की ओर बढ़ने लगती है, वो इसके ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करेगी क्योंकि उसको बाधा लग रही है उसके बीच में। ऐसी स्थिति में जो आप स्थिर वाताग्र अभी आप देख रहे थे, उस स्थिर वाताग्र में एक परिवर्तन आ जाता है। और परिवर्तन क्या होता है कि स्थिर वाताग्र का आधा भाग इस प्रकार हो जाता है और उसका दूसरा भाग जो है वो इस प्रकार हो जाता है। यानी इस प्रकार इसमें ये जो अभी तक जो एक स्थिर वाताग्र दिखाई दे रहा था, एक रेखिक वाताग्र दिखाई दे रहा था, उसमें एक लहर उत्पन्न हो जाती है। कई बार इस लहर को इस रूप में भी दिखा दिया जाता है, इस प्रकार की लहर भी दिखा दी जाती है, लेकिन उसमें भी ये बताया जाता है कि ये आधा भाग है, ये इधर की तरफ जहाँ ठंडी वायुराशि चलेगी और इधर की तरफ गर्म वायुराशि चलेगी। हम इस लहर को इस रूप में देखते हैं और इस प्रकार इसमें इस वाताग्र में एक लहर उत्पन्न हो गई है और इसी कारण से इस सिद्धांत का नाम दिया गया था वाताग्र लहर सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है वाताग्र लहर सिद्धांत। देखिए यहां पर इसमें लहर उत्पन्न हुई है और इसमें बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक भाग वो है जिसके सारे गर्म वायुराशि आगे बढ़ रही है, दूसरा भाग वो है जिसके साथ ठंडी वायुराशि आगे बढ़ रही है। आपको पिछली कक्षा में हमने बताया था कि वाताग्र का नामकरण इस आधार पर होता है कि उसके साथ कौन सी वायुराशि सक्रिय है। इस वाताग्र के इस भाग के साथ ठंडी वायुराशि सक्रिय हो रही है, इसलिए यह शीत वाताग्र है, इसे हम शीत वाताग्र कहेंगे। और वाताग्र के इस भाग के साथ चूंकि गर्म वायुराशि सक्रिय हो रही है, इसलिए हम इसे उष्ण वाताग्र कहेंगे। ये उष्ण वाताग्र है और इसमें जो लहर उत्पन्न हुई है, तो आप देखिए अभी तक ये जो दोनों वायुराशियां सीधे क्रम में चल रही थी, इस प्रकार सीधे, उनमें एक प्रकार उनकी दिशा में परिवर्तन हो गया है, वाताग्र में लहर उत्पन्न हो गई है। इसलिए ये वाताग्र जनन, ये चक्रवात जनन की दूसरी अवस्था है क्योंकि इसमें लहर उत्पन्न हुई है। जब ये इस प्रकार का क्रम आ जाता है, तो जब चक्रवात जनन की तीसरी अवस्था आती है, तो उसमें क्या होता है कि देखिए इनकी दिशा में परिवर्तन होने लगता है और ये जो चक्रवात आप अभी देख रहे थे, सॉरी वाताग्र जो देख रहे थे, इस वाताग्र में स्पष्टतः झुकाव हो जाते हैं और ये एक बिंदु है, इस बिंदु से एक हिस्सा इस प्रकार बना और दूसरा हिस्सा इसका इस प्रकार हो जाता है। ये देखिए ये पूरा चक्रवात की जो समदाब रेखाएं थी वो इस क्रम में बटती हैं और क्रम क्या होता है कि इसमें ये जो इस प्रकार ठंडी वायुराशि आ रही थी, इस प्रकार जो ठंडी वायुराशि चलते हुए क्या होता है कि वो बहुत बड़े क्षेत्रफल पर फैल जाती है और उसकी दिशा में परिवर्तन होने लगता है। ये तीसरी अवस्था है जब इस प्रकार इसकी दिशा आती है। ये देखिए पूरे भाग में, इस पूरे भाग में शीत वायुराशि फैल गई है, ठंडी वायुराशि फैल गई है और इसके बीच का ये जो भाग आप देख रहे हैं, इसमें गर्म वायुराशि ऊपर की ये चल रही है और गर्म वायुराशि की दिशा इस प्रकार बदलती जा रही है। ये गर्म वायुराशि है। यहाँ पर आपको ध्यान हो, हमने पिछली कक्षा में आपसे दो और शब्दों का प्रयोग किया था कि जब एक चक्रवात का जनन होता है तो उसमें दो वाताग्र और दो वातांशों का निर्माण होता है और आपको ये भी बताया था कि जिस भाग में ठंडी वायुराशि फैलती है उसे शीत वातांश कहते हैं, उसको बोलते हैं शीत वातांश। ये शीत वातांश है क्योंकि इस भाग में पूरे में ठंडी वायुराशि फैली हुई है, ये पूरा शीत वातांश है। ये यहाँ पर भी शीत वातांश है, इस जगह भी शीत वातांश है पूरा। और वो भाग जिसमें गर्म वायुराशि फैली हुई है वो जो है उसे उष्ण वातांश कहते हैं, ये उष्ण वातांश है। यहाँ पर गर्म वायुराशि फैली हुई है। तो इस फ्रंट, ये जो वाताग्र बना हुआ है, ये जो सीमांत बना हुआ है, इस सीमांत के इस भाग में जो आप संकुचित भाग देख रहे हैं, छोटा भाग देख रहे हैं, ये उष्ण वातांश है, इसे वार्म सेक्टर कहते हैं। और ये जो बड़ा वाला भाग देख रहे हैं ये शीत वातांश है, इसे काल्ड सेक्टर या कोल्ड सेक्टर कहते हैं, ये शीत वातांश है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं इसमें कि ये जो केंद्र भाग है, यहाँ पर न्यून दाब केंद्र बैठा हुआ है, लो प्रेशर बैठा हुआ है। इस लो प्रेशर से एक भाग जिसके सारे ठंडी वायुराशि आगे की ओर सक्रिय हो रही है, इसलिए ये शीत, ये जो वापस इसे हम ध्यान दें, ये जो है वो शीत वाताग्र है, शीत वाताग्र। और ये जो है वो उष्ण वाताग्र है, इसे वार्म फ्रंट कहेंगे क्योंकि इसके सारे गर्म वायुराशि चल रही है।
ये जो तीसरी अवस्था है, इसमें और दूसरी अवस्था में आपने क्या अंतर देखा? पहली अवस्था में एक सीधी रेखा के रूप में वाताग्र का जन्म हुआ, दूसरी अवस्था में देखा आपने उसमें एक लहर उत्पन्न हुई थी, और तीसरी अवस्था में देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल स्पष्ट है वातांशों का जन्म हो गया है, इसमें वातांश बन गए हैं। वातांश क्या है? वात धन अंश, यानी वायु के अंश। कैसी वायु? जिस भाग में गर्म वायु बैठी हुई है वो गर्म वातांश है, जिस भाग में ठंडी वायु बैठी हुई है वो शीत वातांश है, और उन्हीं के आधार पर उनके नामकरण हो गया। ये स्पष्ट वातांशों का जन्म हुआ, ये है तीसरी अवस्था। अब देखिए इसमें चौथी अवस्था जब हम देखेंगे तो चौथी अवस्था में क्या होने लगेगा कि ये जो ठंडी वायु राशि जिसे अभी अपन देख रहे थे, ये ठंडी वायु राशि, इस ठंडी वायु राशि का क्या होता है कि ये जो वाताग्र हैं जो अभी अपन देख रहे थे, इन वाताग्र और पास आ जाते हैं, ये इस प्रकार इनकी रचना हो जाती है। देखिए आपने तीसरी अवस्था से चौथी अवस्था को बिल्कुल स्पष्ट अलग समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या स्थिति है, ये शीत वातांश और फैल गया, और ये जो शीत वातांश की वायुराशि, जो शीत वातांश में जो वायुराशि चल रही थी, इसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन होते होते इतना हो जाता है कि वो 180 डिग्री तक उनकी दिशा मुड़ जाती है। इस प्रकार इसको घेर लेंगे वो। ध्यान दीजिए कहाँ ये वायुराशि इस तरह आ रही थी और कहाँ ये वायुराशि इस तरह इसके ठीक अपोजिट हो गई हैं, दोनों 180 डिग्री तक इनका झुकाव बदल जाता है। ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जो है ये शीत, ये जो ठंडी वायुराशि है ये गर्म वायुराशि को घेर लेती है, और ये वातांश जो है, जो उष्ण वातांश था, ये और संकुचित हो जाता है। ये है उष्ण वातांश, ये उष्ण वातांश और संकुचित हो जाता है। और इसमें भी जो अभी तक आप जो इनकी जो दिशा देख रहे थे, जो इस प्रकार की दिशा चल रही थी अभी तक इनकी, इस दिशा में भी परिवर्तन होकर, और ये परिवर्तन करके देखिए इस रूप में ये हो जाती है, इनकी दिशा भी काफ़ी परिवर्तित हो जाती है। और ये परिवर्तन क्या बता रहा है कि ये जो गर्म वायु राशि है, ये गर्म वायु राशि इस वाताग्र के सहारे ऊपर उठ रही है, ये गर्म वायु राशि इस वाताग्र के सहारे ऊपर उठ रही है। शीत वातांश काफ़ी फैल चुका है, और इसमें शीत वातांश में जो पवन की और वायुराशि की जो स्थानांतरण दिशा है वो 180 डिग्री तक बदल चुकी है। ये इसकी चौथी अवस्था है। यहाँ पर ये मानिए कि इसमें चक्रवात जो है वो अपने एक पीक पर होता है इस अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर अभी भी गर्म वातांश मौजूद है, गर्म वायु मौजूद है, गर्म वायु राशि मौजूद है, और जब तक वो धरातल पर मौजूद है तब तक तापांतर बना हुआ है, और जब तक तापांतर बना हुआ है तब तक चक्रवात की विनाशता का जो उसमें शक्ति है वो बनी रहती है। इसके बाद जो पांचवी अवस्था आती है, इसी में हम आपको और एक अवस्था दिखाते हैं। पांचवी अवस्था में जब आती है तो क्या होता है कि इसमें ये जो शीत वातांश आप देख रहे थे, ये जो गर्म वातांश आप देख रहे थे, हम अगर इन दोनों को इस प्रकार माने कि ये इस प्रकार के दो रचनाएं हैं, ये दो रचनाएं इस प्रकार के दो वातांश हैं, और धीरे धीरे क्या होने लगा कि इसमें जी ये जो मान लीजिए ये वाला जो है ये गर्म वातांश है और ये ठंडा वातांश है, और ये गर्म वातांश धीरे धीरे ठंडे वातांश में विलय होने लगता है, और परिणामतः क्या होगा, एक एकल रचना का निर्माण होने लगता है। कैसी होती है वो एकल रचना? अगर हम उसको यहाँ देखें तो एकल रचना इस प्रकार की होगी कि ये गर्म वातांश इस ठंडे वातांश में समाहित हुआ, और इतने हिस्से में गर्म वातांश ठंडे वातांश में विलीन हो चुका है या उसका विलय हो चुका है, और इसके बाद ये ठंडा वातांश, ये ठंडा वाताग्र है या शीत वाताग्र है, और ये वाला जो है वो गर्म वाताग्र है। देखिए कितना संकुचित क्षेत्र रह गया है गर्म वातांश का अभी भी। ये जो अवस्था है, ये इसमें क्या होगा कि ये जो एक नया भाग आप देख रहे हैं ये कहलाता है संरोधित वाताग्र। संरोधित वाताग्र जिसे हम ऑक्लूडेड फ्रंट कह रहे थे या अधिविष्ट वाताग्र कह रहे थे, वो ये वाला हिस्सा है। इसमें क्या हुआ है, इस हिस्से में आप देखिए कि इस हिस्से में जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से में क्या हुआ है कि गर्म वाताग्र ठंडे वाताग्र में विलय हो गया है, यानी अब एकल वाताग्र बन गया है। इसे एकल वाताग्र, संरोधित वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र इनका नाम दिया गया है। और ये सब संरोधित वाताग्र का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो इसका अर्थ ये है, ये क्या बता रहा है यहाँ पर आपको, केवल ये विलय ऐसे नहीं हुआ है, ये बता रहा है कि इस भाग की गर्म वायु राशि जो इस भाग की मौजूद थी, जो पहले हम देख रहे थे कि पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी, वो इस भाग की गर्म वायु राशि पूरी तरह धरातल से ऊपर उठ चुकी है, और यहाँ पर अब केवल ठंडी वायु राशि रह गई है। हमने कहा था गर्म वाताग्र का शीत वाताग्र में विलय हुआ है, यानी गर्म वायु राशि ऊपर उठ चुकी है,
और ठंडी वायुराशि धरातल पर स्थापित हो गई, इसलिए ये एकल वाताग्र बन गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जितने भाग से गर्म वायुराशि ऊपर उठ जाएगी, हट जाएगी, वहां पर एकल वाताग्र रह जाएगा। तो यहाँ देखिए इस चित्र में बताया गया कि अभी भी इस भाग में बहुत कम भाग में गर्म वायुराशि रह गई है और जो इस वाताग्र के सहारे सक्रिय है। तो यहाँ पर वापस हम देखेंगे और इधर क्या हुआ, ये ठंडी वायुराशि और आगे बढ़ गई है। मूलतः ठंडी वायुराशि आगे की ओर धकेल रही होती है ठंडे वाताग्र के साथ साथ, और उस तरफ चक्रवात चल रहा होता है। यहाँ हमने जो आपको बताया कि ये, पुनः हम इसे देखेंगे कि ये वाला क्या है, शीत वाताग्र है, और ये वाला क्या है, ये उष्ण वाताग्र है। इसमें ये अब इतना सा छोटे से संकुचित क्षेत्र में गर्म वायुराशि रह गई है, बाकी वायुराशि हट चुकी है। ये इसकी 5वीं अवस्था है। और 6वीं अवस्था में क्या होगा कि 6वीं अवस्था में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो संरोधित वाताग्र जो अभी छोटे हिस्से में देख रहे थे, ये बड़े हिस्से में हो जाता है। और जो है वो अवस्था वो होती है जिसमें गर्म वायुराशि पूर्णतः धरातल से विस्थापित हो जाती है। और तब क्या होगा ऐसी स्थिति में, देखिए कि ठंडी वायुराशि, चूंकि शीतल वायुराशि है, ठंडी वायुराशि है, सघन है, इसलिए वो धरातल, अगर हम ये मान लें कि ये धरातल है और इस धरातल के, ये धरातल चल रहा है, इस धरातल पर जब हम देखेंगे, जब दोनों वायुराशियाँ चल रही हैं तो किस प्रकार उनका विन्यास होगा, किस प्रकार उनका प्रतिरूप होगा, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये ठंडी वायुराशि है जो इधर चलकर आ रही है, ये इस तरफ ठंडी वायुराशि चल रही है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हुआ कि गर्म वायुराशि जो अभी तक उठ रही थी, जो अब पूरी तरह उठ चुकी है, तो वो इस प्रकार इसके ऊपर चढ़ जाएगी और वो इस प्रकार ऊर्ध्वाधर समांतर इसके प्रवाहित होने लगती है उतने हिस्से में जितने में कि ये ठंडी वायुराशि उसके नीचे चलेगी। देखिए फिर जब अब ये फिर वापस समांतर आ चुकी हैं, और आपको बताया था जब ये समांतर आएंगी तो इनके बीच में फिर एक वाताग्र का निर्माण हो जाएगा और ये स्थिर वाताग्र बन गया है। आपको बताया हमने कि स्थिर वाताग्र का निर्माण 2 बार होता है। तो 2 बार कैसे होता है, एक बार प्रारंभ में हुआ था और एक बार अवसान के बाद, क्योंकि अवसान हो चुका है। तो ये 6वीं अवस्था है जिसमें ये वायुराशियाँ फिर वापस एक दूसरे के समांतर परंतु ऊर्ध्वाधर होती हैं, विन्यासित होती हैं। और उस विन्यास में क्या होगा कि जब ये समांतर प्रवाहित होती हैं तो उस समांतर प्रवाह के कारण से इनके बीच में एक स्थिर वाताग्र का निर्माण हो जाता है। और ये स्थिर वाताग्र जो आप देख रहे हैं, ये जो रेखिक बना हुआ है, इसमें दोनों वायुराशियाँ एक दूसरे के समांतर परंतु ऊर्ध्वाधर जा रही हैं। यहाँ हम आपको इसी के साथ साथ एक क्रम और समझाना चाहते हैं कि जो द्वितीयक चक्रवातों की उत्पत्ति की बात कर रहे थे, देखिए इसी क्रम को अगर हम ले लें, जिस क्रम में ठंडी वायुराशि नीचे चल रही है और ये गर्म वायुराशि आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ हम इनको लिख भी देते हैं कि ये जो वायुराशि है ये गर्म वायुराशि है, गर्म वायुराशि, और ये जो नीचे चल रही है ये ठंडी वायुराशि है, ठंडी वायुराशि। तो देखिए जब ये क्रम जब सागर पर होता है, यानी सागर पर से गुजरते हुए यदि ये अवस्था बन जाती है, तो ये चूंकि ठंडी वायुराशि है, इसका तापमान कम है, और जब सागरीय भाग से गुजरेगी तो वहाँ तापमान अधिक होगा। तो तापांतर के कारण से एक वहाँ पर एक छोटे क्षणिक या कहेंगे कमजोर विक्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं, और वो विक्षोभ ही द्वितीयक चक्रवात कहलाते हैं। तो हमने आपको जो अवस्थाएं अभी तक आपको बताई हैं, इन अवस्थाओं को एक क्रम में यदि हम देखें तो हमें समझ में आता है कि वाताग्र जनन की क्रिया किस प्रकार होती है। आइए उन 6 चित्रों को, 6 अवस्थाओं को चित्रों के माध्यम से देखते हैं पुनः एक बार। ये जो आप पहली अवस्था देख रहे हैं, इस अवस्था में ये जो दूसरी अवस्था हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार किस प्रकार कौन सी अवस्था आएगी, ये तीसरी अवस्था है। यहाँ पर हम चौथी अवस्था लेते हैं, इसमें ये 5वीं अवस्था है और ये 6वीं अवस्था है। देखिए यहाँ पर पहली अवस्था में जो हमने आपको ध्यान हो, जब हम बात कर रहे थे कि पहली अवस्था में 2 तापीय भिन्न स्वभाव की वायुराशियाँ परस्पर क्षैतिज समांतर प्रवाहित होती हैं, और उनसे क्या होगा, जब तापीय क्षैतिज अवस्था में समांतर प्रवाहित होंगी तो वो एक दूसरे के जब समांतर आएंगी तो वहाँ पर स्थिर वाताग्र का जन्म होगा। ये हम इस प्रकार एक लेते हैं, ये ठंडी वायुराशि है और ये वाली गर्म वायुराशि है। जब ठंडी वायुराशि और गर्म वायुराशि एक दूसरे के परस्पर संपर्क में आती हैं तो उनके बीच में एक स्थिर वाताग्र का जन्म हो जाता है, और ये जो स्थिर वाताग्र है ये रेखिक होता है, और ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में जब हम आएंगे तो इन वायुराशियों में, चूंकि इन दोनों की तापीय भिन्नता है, इन तापीय भिन्नता के कारण ये एक दूसरे की ओर अग्रसर होने लगती हैं। ध्यान दीजिए, ये समांतर नहीं है,
एक दूसरे की ओर अग्रसर होने लगती हैं। देखिए ठंडी वायु राशि में जैसे एक झुकाव शुरू हुआ, ऐसे गर्म वायु राशि में एक झुकाव शुरू हुआ, और जो आप देख रहे हैं इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इनके बीच में जो वाताग्र आप देख रहे थे उसमें एक लहर उत्पन्न हो जाती है। ये जो लहर बनी है, इस लहर का एक क्रम क्या होता है, इस क्रम को भी हम आपको समझाना चाहेंगे कि ये जो आप अभी तक देख रहे थे, इसमें आधा भाग जिसके साथ ठंडी वायु राशि सक्रिय हो रही है क्योंकि इसकी तरफ झुक कर आ रही है, और आधा भाग जिसके साथ गर्म वायु राशि सक्रिय हो रही है, तो वो इस प्रकार हो जाता है। और इसके बीच में यहाँ पर एक न्यून दाब केंद्र बन जाता है। देखिए ये दूसरी अवस्था है जिसमें वाताग्र में लहर उत्पन्न हुई है। यहाँ स्थिर वाताग्र बना था, ये वाला जो वाताग्र था वो स्थिर वाताग्र था, स्थिर वाताग्र। और यहाँ क्या हुआ, दूसरी अवस्था आते ही ये क्या हुआ, शीत वाताग्र बन गया, ये शीत वाताग्र बना, और ये वाला उष्ण वाताग्र बन गया। तो देखिए दूसरी अवस्था में शीत और उष्ण वाताग्रों का निर्माण हो जाता है क्योंकि उनके विकसित हो जाते हैं। साथ ही जो स्थिर वाताग्र है उसमें एक लहर उत्पन्न हो जाती है। तीसरा कि दोनों वायु राशियाँ एक दूसरे की ओर अग्रसर होने लगती हैं। ये दो बात अभी तक हमने की है दूसरी अवस्था तक। तीसरी अवस्था में क्या होगा कि ये जो वायु राशियाँ हैं, ये जो वाताग्र अभी तक हम देख रहे थे, अभी तक एक लहर के रूप में देख रहे थे, अब उनमें वातांशों का जन्म हो जाता है। और वातांशों का जन्म होने से क्या होगा, ये तीसरी अवस्था है जिसमें वातांश बन गया। वातांश बनने से इस भाग में गर्म वायु राशि और इस भाग में ठंडी वायु राशि जो है वो सक्रिय होती है, और सक्रिय होते होते ये इस प्रकार इनमें ये इसके चारों ओर फैलने लगती है। ये जो दशा आप देख रहे हैं इसमें क्या हुआ, वाताग्र तो आपने पिछले अवस्था में देखे ही थे, शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र। यहाँ एक और बात आती है कि ये जो आप भाग देख रहे हैं जिसमें गर्म वायु राशि संग्रहित हो गई है, ये कहलाएगा उष्ण वातांश, उष्ण वातांश जिसमें गर्म वायु राशि है। और ये जो भाग जिसमें आप ठंडी वायु राशि देख रहे हैं वो कहलाएगा शीत वातांश, क्योंकि इसमें ठंडी वायु राशि। तो देखिए तीसरी अवस्था में दो स्पष्ट वातांशों का जन्म हुआ है, यहाँ दो वातांश अलग अलग बन चुके हैं। इसके बाद चौथी अवस्था में हम देखते हैं कि ये जो भाग है, ये जो वायु राशियों, ये जो हम उष्ण वातांश वाला क्षेत्र देख रहे थे, ये संकुचित हो जाता है, और संकुचित होने के साथ साथ इसमें और भी स्थितियां आती हैं। देखिए इसकी दिशा में परिवर्तन हो चुका है, इस प्रकार ये उष्ण वातांश संकुचित हुआ है। साथ में ठंडी वायु राशि जो इधर से आ रही थी उसकी इधर से भी दिशा है, वो इसको घेरने लगती है, वो इसको घेरने लगती है। और ये वातांश जो है, उष्ण वातांश जो है वो बहुत संकुचित हो जाता है, उष्ण वातांश। और ये शीत वातांश है जो काफी फैल चुका होता है। पांचवी जब अवस्था आती है तो पांचवी अवस्था में संरोधित वाताग्र का निर्माण हो चुका होता है, संरोधित वाताग्र बन जाता है। शीत वाताग्र काफी आगे आ चुका होता है, और उष्ण वाताग्र का काफी हिस्सा, जो इतना हिस्सा हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो संलयित तो ये तो विलय हो चुका है शीत वाताग्र में, और साथ साथ ये जो उष्ण जो वातांश था वो काफी संकुचित हो चुका होता है। ये अवस्था है जिसमें संरोधित वाताग्र का निर्माण हुआ है। ठंडी वायु राशि काफ़ी सक्रिय हो चुकी है और उसने धरातल पर इसको घेर लिया है, और इसको विस्थापित होने के लिए वो मजबूर करती है। इस प्रकार एक रचना आ जाती है। ये पांचवी अवस्था है। छठवीं अवस्था में क्या होगा कि जब ये ठंडी वायु राशि, ये गर्म वायु राशि धरातल से पूरी तरह उठ चुकी होती है और ये ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है, और इसके विपरीत जो धरातल के समीप ठंडी वायु राशि प्रवाहित होने लगती है। दोनों चल अपनी दिशा में ही रही हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा कि वो दोनों इस प्रकार प्रवाहित होती हैं और उनके बीच में पुनः एक बार स्थिर वाताग्र का निर्माण हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम इसमें कहेंगे चक्रवात अवसान प्रारंभ, अवसान प्रारंभ, ये वो अवस्था है। यहाँ पर अगर इस अवस्था के लिए कहेंगे चक्रवात जनन प्रारंभ, यहाँ पर यह चक्रवात की शुरुआत हुई है। इस अवस्था को नाम देंगे तो कहेंगे वातांश निर्माण। इसमें गर्म और ठंडे सेक्टर्स का निर्माण हुआ है, वातांश निर्माण हुआ है। ये अवस्था जो है वो स्थिर वाताग्र अवस्था, और यह चक्रवात जनन पूर्व की अवस्था है, चक्रवात जनन पूर्व
की अवस्था है। इस अवस्था में क्या हुआ है कि शीत वातांश प्रसार हुआ है, इसमें शीत वातांश काफ़ी फैल गया है। और दूसरी इसमें आई है उष्ण वातांश का संकुचन, ये दूसरी दो गुण इसके हुए हैं। यहाँ पर आपको बताया चक्रवात अवसान प्रारंभ इसे कह रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ है, संरोधित वाताग्र का निर्माण इसमें हुआ है। और यहाँ पर ये जो चक्रवात, ये जो आप देख रहे हैं वाताग्र का भाग, इसे कहेंगे संरोधित वाताग्र। इस प्रकार ये जो हम 6 अवस्थाएं देख रहे हैं, और ये चक्रवात यहां पर समाप्त हो चुका है, क्योंकि जब दोनों वायुराशियां पुनः जब एक दूसरे के समांतर प्रवाहित हो रही हैं, यानी उनमें कोई विक्षोभ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर चक्रवात समाप्त हो चुका है। इन 6 अवस्थाओं के द्वारा हम चक्रवात जनन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको समझाते हैं। और ये 6 चित्र संभवतः आपको कई बार पुस्तकों में भी बने हुए मिलते हैं, जिनको कई बार समझने में दिक्कत आती है कि ये 6 चित्र क्या हैं, इस प्रकार कैसे समझाया जा रहा है चक्रवात जनन से। तो हम वापस जो बात कर रहे थे आपसे कि चक्रवात जनन के लिए जो बात आती है, उसकी जो हम बात कर रहे थे कि इसमें प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, इन विभिन्न अवस्थाओं की जो बात हमने आपसे की, इसमें क्या हुआ कि ये जो पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और इसके बाद में तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, पांचवी और इनके साथ जो आई हैं, इसके ये जो पहली अवस्था में आपने ये चित्र देखा था, जब दोनों वायुराशियां इस प्रकार चल रही थी एक दूसरे के समांतर और क्षैतिज समांतर थी। दूसरी अवस्था में इस प्रकार वाताग्रीय लहर का जन्म हुआ और वायुराशियां इस प्रकार प्रवाहित होने लगी। इसके बाद ये तीसरी अवस्था थी जिसमें एक लहर उत्पन्न हो गई, और इस लहर के साथ साथ आप न्यून दाब देख रहे हैं। न्यून दाब एक तरफ ठंडा वाताग्र और दूसरी तरफ शीत वाताग्र है। शीत व गर्म वाताग्रों का स्पष्ट निर्माण, इसमें वातांशों का निर्माण हो चुका होता है। और यहाँ पर ये इसके बाद आप देखिए चौथी अवस्था में शीत वाताग्र से उष्ण वाताग्र की ओर आगे बढ़ते हुए गर्म वातांश को संकुचित करता है, जहाँ आपको बताया गया वातांश का संकुचन होता है, शीत वातांश का प्रसार होता है और उष्ण वायुराशि की उत्थान दर तेज हो जाती है इस अवस्था में। ये चौथी अवस्था है। इसके बाद में जो ये जो आप देख रहे हैं इसमें संकुचन हुआ है, और किस प्रकार हम आपको इसमें दिखा रहे हैं, ये उष्ण वातांश है, ये शीत वातांश है, यहाँ पर भी शीत वातांश है और ये भी शीत वातांश है। देखिए शीत वातांश किस प्रकार फैला हुआ है, और ये दोनों के बीच में उष्ण वातांश है जो संकुचित रह गया है। पांचवी अवस्था में गर्भ वातांश का संकुचन होने से उष्ण वाताग्र का शीत वाताग्र में विलय प्रारंभ हो जाता है, उष्ण वाताग्र का शीत वाताग्र में विलय प्रारंभ हो जाता है, ध्यान दें। और इससे अधिविष्ट वाताग्र या संरोधित वाताग्र का निर्माण होता है। चक्रवात अवसान यहाँ से प्रारंभ हो चुका होता है। ये देखिए इसमें आपको ऑक्लूडेड फ्रंट जो गुलाबी रंग में आप देख रहे हैं, पिंक कलर में देख रहे हैं, ये ऑक्लूडेड फ्रंट है, जैसे संरोधित हम वाताग्र कहते हैं या अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। ये पांचवी अवस्था का लक्षण है। इसमें बाकी दोनों वाताग्रों को, ठंडे और गर्म को भी आप देख रहे हैं। और ये भी आप संरोधित वाताग्र का निर्माण आप देख पा रहे हैं इसमें कि कैसे संरोधित वाताग्र का निर्माण होता है, किस प्रकार पवनों की प्रवाह दिशा इसमें बनी रहती है। अंतिम अवस्था में उष्ण वातांश धरातल से पूर्णतः विलीन, दोनों वायुराशियां ऊर्ध्वाधर समांतर प्रवाहित होती हैं तथा पुनः स्थिर वाताग्र का निर्माण होता है। और ये देखिए फिर आप देखेंगे जो पहली अवस्था थी उसी का एक दूसरा क्रम हुआ। पहली वाली में आप गर्म को आप नीचे की तरफ देख रहे थे, वो एक्चुअली पहली वाली में गर्म और ठंडी ऊपर नीचे नहीं है, वरन वो क्षैतिज धरातल पर ही दोनों हैं और दोनों समांतर चल रही थी। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं और इस प्रकार इनका क्रम आ जाता है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वातांशों में, इसमें चक्रवातों में मौसम कैसा रहता है। तो पहले हम देखते हैं उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्रों में मौसम की दशा अगर देखें तो देखिए अगर वाताग्र गर्म होगा, गर्म वाला वाताग्र किसी स्थान पर आ जाता है, वो वाला भाग जब चक्रवात आगे की ओर चलता है तो एक ही स्थान पर उसकी विभिन्न भाग वहाँ से गुजरते हैं, और जो भाग वहाँ से गुजरेगा उसके अनुरूप वहाँ पर मौसम होने लगेगा। जब कभी चक्रवात का उष्ण वाताग्रीय भाग किसी स्थान से गुजरता है तो वहाँ तापमान में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो उष्ण वाताग्र है, तापमान ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर तापमान में वृद्धि होगी। लेकिन हमने आपको जैसा बताया पिछली बार कि दोनों ही वाताग्रों में वर्षा होती है, और वर्षा तब होगी जब मेघाच्छादन होगा। मेघाच्छादन यानी वहाँ पर क्या होगा, संवहन धाराएं भी ऊपर की ओर चलती हैं, क्योंकि वो वायुराशियाँ भी ऊपर उठ रही हैं, गर्म वाताग्र के सारे तो गर्म वायुराशि ऊपर उठ रही है, इसलिए क्या होगा, मेघाच्छादन की मात्रा में वृद्धि होने लगती है, मेघ बनने लगते हैं। इससे स्तर वर्षीले मेघों का निर्माण होता है और उनसे भारी वर्षा होती है उष्ण वाताग्र के क्षेत्र में।
वर्षा अधिक लंबे समय तक होती है, यानी काफ़ी समय तक वर्षा होती रहती है, लेकिन उसकी तीव्रता जो वर्षा की होती है वो कम रहती है। और वायु में आर्द्रता व अस्थिरता के समानुपाती या वर्षा क्षेत्र अति विस्तृत, यानी जितना वर्षा क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत होगा उसकी तीव्रता कम रहेगी, और वर्षा अगर कम क्षेत्र पर होगी तो उसकी तीव्रता ज़्यादा रहेगी। दूसरी तरफ हम देखें शीत वाताग्रीय क्षेत्र में, तो चूंकि शीत वाताग्र है उसमें ठंडी वायु राशि चल रही है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, तापमान में कमी होगी, क्योंकि ठंडी वायु राशि है। मेघाच्छादन की मात्रा में यहाँ पर भी वृद्धि होने लगती है, क्योंकि वाताग्रीय भाग है, जैसा आपको बताया संक्रमण क्षेत्र होते हैं। इसमें कपासी वर्षीले मेघों द्वारा वर्षा होती है, तीव्र वर्षा होती है। स्तर वहाँ पर उष्ण वाताग्र में कौन से मेघ बन रहे थे, स्तर वर्षीले, यहाँ कौन से बन रहे हैं, कपासी वर्षीले मेघ बन रहे हैं। चौथा, यहाँ वर्षा अल्पावधिक होती है, यानी कम समय के लिए होती है, लेकिन कम समय में भारी वर्षा होती है यहाँ पर। और उष्ण वाताग्र में क्या था, वर्षा दीर्घावधिक थी, वर्षा दीर्घावधि यानी ज़्यादा समय तक हो रही थी, और ज़्यादा समय तक होने के कारण से क्या हुआ कि वो उसकी तीव्रता कम थी। यहाँ पर शीत वाताग्र में वर्षा अल्पावधिक है, छोटी अवधि के लिए होती है, इसलिए उसकी तीव्रता अधिक होती है। और एक और है, वर्षा का क्षेत्र इसमें सीमित होता है, जबकि उष्ण वाताग्र में वर्षा का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होता है, जबकि शीत वाताग्र में वर्षा का क्षेत्र कम होता है, सीमित क्षेत्र होता है। और यहाँ पर तड़ित झंझा का आविर्भाव भी शीत वाताग्रीय क्षेत्रों के सहारे होता है। यहाँ हम आपको एक चित्र दिखा रहे हैं किस प्रकार गर्म वायु राशि ऊपर उठती है और मेघों का क्रम में निर्माण होता जाता है, जिसमें कपासी वर्षीले से लेके और ऊपर की ओर तक का मेघ, अलग अलग प्रकार के मेघ इसमें निर्मित होते हैं। यहाँ देखिए, चक्रवातों की उत्पत्ति के गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन लैम्पर्ट तथा शॉ ने किया। ये आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो लैम्पर्ट तथा शॉ ने किया, जबकि वाताग्र लहर सिद्धांत का प्रतिपादन बर्कनीज ने किया। ये हम आपको दोहरा रहे हैं। यहाँ पर हम देखें वातांशों में मौसम देखें, अब जो महत्वपूर्ण है, देखिए दो भाग आपको अलग अलग बताए गए थे, एक वाताग्र एक वातांश। जिस भाग में वाताग्र पहुंचेंगे वहाँ कैसा मौसम रहेगा अभी आपको हमने बताया, और दूसरे भाग में वातांशीय भाग जब पहुंचेगा, वातांश अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको चित्रों में हमने दिखाया, तो वातांशीय भाग जब पहुंचता है तो कैसा मौसम होता है, इसके लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए जब उष्ण वातांश जिस क्षेत्र में पहुंचता है वहाँ पर, चूंकि ध्यान दें उष्ण वातांश में गर्म वायु राशि होती है, गर्म वायु होती है, तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी, वायु दाब में कमी होगी, मेघाच्छादन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वातांशीय क्षेत्रों में मेघाच्छादन नहीं होता है, वर्षा नहीं होती है, और मेघाच्छादन नहीं होता है तो आकाश स्वच्छ रहता है, विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि होती है, और वर्षा नहीं या कभी कभी फुहार के रूप में होती है। ये उष्ण वातांश के वातांशीय क्षेत्र में मौसमी दशाएं होती हैं। इसके विपरीत यदि हम शीत वातांश में चलें, चूँकि ठंडी वायु वहाँ मौजूद है, ठंडी वायु राशि है, इसलिए क्या हुआ, तापमान में कमी होगी, और तापमान में चूंकि कमी हो रही है तो वायुदाब में वृद्धि होगी। वायुदाब में वृद्धि का एक जो है वहाँ पर क्या होगा, मेघाच्छादन जो है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि मेघाच्छादन के लिए आपको बताया था वातांशों में मेघाच्छादन नहीं होता, संवहनीय धाराएं नहीं चलती हैं, और इसलिए आकाश इसमें भी स्वच्छ रहता है। देखिए दो गुण जो हैं वो क्या हुआ है, मेघाच्छादन नहीं होना और आकाश स्वच्छ रहना, ये दोनों ही वातांशों के मौसम हैं। लेकिन उष्ण वातांश में बताया था आपको विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि होती है, जबकि इसमें शीत वातांशीय क्षेत्र में विशिष्ट आर्द्रता में कमी होती है, और इसमें भी वर्षा नहीं होती, शीत वातांशीय क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। यहाँ एक जो बात आपको बताना चाह रहे थे कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति को भी वाताग्र लहर सिद्धांत द्वारा समझाया गया है। ये अभी तक जो हमने चक्रवात जनन की आपसे बात की थी, ये शीतोष्ण चक्रवात थे। अब हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उनकी उत्पत्ति को भी वाताग्र लहर सिद्धांत द्वारा समझाया गया है, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सामान्यतः उत्पत्ति 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच में होती है। ये सामान्य क्षेत्र है इनका। ये चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्रवेश करते ही क्षीण प्राय या समाप्त हो जाते हैं। कौन से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात कर रहे हैं अभी हम। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या उपोष्ण क्षेत्र में जैसे प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप ध्यान दें वहाँ पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं बैठी होती हैं। वहाँ पर वो उच्च वायुदाब पेटी है जिसमें वायु का अवतलन होता है, प्रतिचक्रवात होता है, और इस कारण से क्या है, ये समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में आपको बताया प्रतिचक्रवातीय दशाएं हैं जो प्रतिकूल होती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आकार विवरण ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो हम बात कर रहे थे रोसी स्केल का, हमने एक नाम लिया था कि रोसी स्केल होता है, तो हमने क्या बताया था इसमें, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि जब कभी अक्षांशीय विस्तार, कोई एक चक्रवात ऐसा उत्पन्न हो
जो 2 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैल जाए। 2 डिग्री अक्षांश यानी हम देखें कि 1 डिग्री की एक औसतन दूरी 110 किलोमीटर लेते हैं, तो यानी कोई ऐसा चक्रवात जिसकी की जो व्यास है अगर वो लगभग 200 या 220 किलोमीटर हो, तो ऐसे चक्रवात को छोटा चक्रवात, बहुत छोटा चक्रवात कहते हैं। यानी 2 डिग्री अक्षांश विस्तार वाला चक्रवात बहुत छोटा चक्रवात कहलाता है। 2 से 3 डिग्री अक्षांशीय विस्तार वाला जो चक्रवात होता है उसे छोटा चक्रवात कहा जाता है। इसी प्रकार 4 से 6 किलोमीटर डिग्री अक्षांशीय विस्तार वाला जो चक्रवात होगा उसे मध्यम या औसत चक्रवात कहा जाता है। 6 से 8 डिग्री अक्षांशीय विस्तार वाले चक्रवात को बड़ा चक्रवात कहते हैं, और 8 डिग्री अक्षांश अथवा उससे अधिक क्षेत्रीय विस्तार वाले चक्रवात को बहुत बड़ा चक्रवात कहा जाता है। ये चक्रवात के जो नामकरण है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के ये रोसी स्केल के आधार पर दिए गए हैं, इन्हें इस आधार पर नामकरण किया जाता है। चक्रवातों के बारे में जो अभी आपको बताया गया कि किस प्रकार शीतोष्ण चक्रवातों का जन्म होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि चक्रवातों के बारे में अक्सर समझते हैं, हम अक्सर सुनते हैं समाचारों में, अखबारों में, और हम बहुत सारी जगह इनको सुनते हैं तो हमारे मन में एक कौतूहल होता है कि ये चक्रवात कैसे बना होगा। रोसी स्केल का पूरा नाम क्या है? रेडियस ऑफ आउटर क्लोज्ड आइसोबार्स। इस प्रकार ये जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आपको आज के इस हमने व्याख्यान में हमने आपके साथ शेयर की हैं, और आपको भी लगा होगा कि ये जानकारियाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।